चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? अगर आपको मेरी आवाज और वीडियो क्लियर हो तो लेक्चर को हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन ही पढ़ाएंगे, जहां तक पढ़ाया था उसी के आगे से ही पढ़ाएंगे। ठीक है, वीडियो खोल लीजिए सभी लोग अपने, सभी स्टूडेंट्स अपने वीडियो को ओपन कर लें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें, मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी। चलिए, तो आप देखेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का जो मॉडल होता है वो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल होता है। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल में आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन के चारों इलेक्ट्रिकल पैरामीटर क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, और जो भी आपके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल होते हैं उसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस आपके सारे के सारे जो भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर होते हैं वो पर यूनिट लेंथ क्या होते हैं, डिफाइंड होते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल में जो भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर मैं बनाऊंगा सर्किट में वो सारे के सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल होंगे, मतलब पर यूनिट लेंथ के हिसाब से क्या होंगे, डिफाइंड होंगे। ठीक है, अब मैंने आपको यह भी बताया था कि आप देखेंगे कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन में जो है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आपके पास रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस आपके लॉसी एलिमेंट होते हैं और इन एलिमेंट की वजह से जब आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन में सिग्नल को पास करते हैं तो उनके एम्पलीट्यूड में क्या होती है, कमी आती है। एम्पलीट्यूड में कमी को बोलते हैं एटेन्युएशन विल बी देयर। तो जब भी आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन में सिग्नल को पास करेंगे, सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड पे सिग्नल को भेजेंगे, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन सिग्नल में एटेन्युएशन होगा। मतलब जैसे जैसे सिग्नल आपका ट्रांसमिशन लाइन में बढ़ता जाएगा उसके मैग्नीट्यूड में क्या आती जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, और मैग्नीट्यूड में कमी आने का मतलब होता है एटेन्युएशन विल बी देयर। तो आप देखेंगे एक फैक्टर हम लोगों ने डिफाइन किया था अल्फा। अल्फा इज कॉल्ड द एटेन्युएशन फैक्टर। वो बताता था कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन में कितने का एटेन्युएशन, कितने की कमी आ गई, सिग्नल के मैग्नीट्यूड में कितने की कमी आ गई, दैट इज नथिंग बट नोन एज ए एटेन्युएशन कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे आपके लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में दैट इज इंडक्टेंस और कैपेसिटिव इफेक्ट भी कंसीडर करते हैं। इंडक्टेंस और कैपेसिटिव इफेक्ट की वजह से मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता, केवल और केवल सिग्नल को जब आप पास करेंगे तो उसके फेज में चेंज आएगा। ठीक है, तो फेज में चेंज के लिए कौन से एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस प्रेजेंट होंगे तो ट्रांसमिशन लाइन के केवल और केवल फेज में चेंज होगा। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस की वजह से ट्रांसमिशन लाइन के एम्पलीट्यूड में चेंज होगा, एम्पलीट्यूड में कमी आएगी। ठीक है, और बेटा फेज कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते थे बीटा। तो वहीं पर मैंने लेक्चर को, लास्ट लेक्चर को स्टॉप किया था। दैट इज 3 कांस्टेंट बताए थे, दैट इज गामा। गामा इज कॉल्ड द प्रोपोगेशन कांस्टेंट। जब भी कोई सिग्नल आपका ट्रांसमिशन लाइन में जाएगा, चलेगा या फिर जब सेंड करेंगे, प्रोपोगेट करेगा, तो उसमें 2 चीजें होंगी। एक तो सिग्नल के मैग्नीट्यूड में कमी आएगी जिसको हम जो है किससे मेजर करेंगे, एटेन्युएशन कांस्टेंट। और एटेन्युएशन किस किस की वजह से होता है, कौन कौन से एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं एटेन्युएशन के लिए, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। दूसरा, जब भी आपका सिग्नल आपकी ट्रांसमिशन लाइन से आप पास करेंगे तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वजह से उसके फेज में चेंज आएगा। इस चीज को मैंने एग्जांपल लेके भी आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। एंड दैट इज नथिंग बट द कि जो फेज में चेंज आएगा उस फेज में चेंज को बताने के लिए कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं वेवलेंथ। ठीक है, आपका जब भी सिग्नल आपका ट्रांसमिशन लाइन में ट्रेवल करेगा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जब सिग्नल ट्रेवल करेगा तो व्हाट इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए वेवलेंथ। वेवलेंथ, वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ को जनरली हम लोग लैम्डा से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ को लैम्डा, ये एक लेंथ है। ठीक है, वेव की लेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ वो लेंथ होती है जिस लेंथ के करस्पॉन्डिंग आपके सिग्नल में या फिर वेव में कितने का फेज में चेंज हो जाए, 2 पाई या फिर 360 डिग्री का चेंज हो जाए। तो आप देखेंगे
कि जब भी आप अपने लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होते हैं, जैसे जैसे सिग्नल आपका ट्रांसमिशन लाइन में ट्रेवल करता जाएगा तो उसके फेज में चेंज होता जाएगा। और जब आपके सिग्नल या फिर वेव के फेज में जिस लेंथ में आपके फेज में चेंज कितना हो जाए, 2 पाई या फिर 360 डिग्री का चेंज हो जाएगा, उस लेंथ को ही हम क्या बोलेंगे, वेव लेंथ बोलेंगे। वेव लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा से क्या करने वाले हैं, रिप्रेजेंट करने वाले। ठीक है, तो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ठीक है, तो दैट इज, यू कैन बी राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ इज द लेंथ, wave length is the length corresponding to which wavelength वो लेंथ है या फिर जिस लेंथ के corresponding to which the phase of the signal to which phase of the signal सिग्नल बोलिए या फिर वेव बोलिए, जो सिग्नल आप भेज रहे हैं, करंट और वोल्टेज सिग्नल आप ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, जो मैंने अपलोड किया उसी के आगे से पढ़ा रहा हूं, आपने नहीं देखे आपकी गलती है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा, मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूं, जब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे तभी समझ में आएगा, अगर आप नहीं देखे हैं। ठीक है, देखें तो आपको समझ में आएगा। The wavelength is the length corresponding to which the phase of the signal or wave, phase of the signal और wave के phase में कितने का चेंज हो जाए, will change the phase of the signal will be changed 2 pi और 360 डिग्री। जिस लेंथ के करस्पॉन्डिंग सिग्नल के फेज में 2 पाई का चेंज आ जाएगा, दैट लेंथ इज नोन एज ए वेवलेंथ। दिस इज द डेफिनेशन फॉर द वेवलेंथ इन द ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या है, वेवलेंथ वो लेंथ होती है जिस लेंथ के करस्पॉन्डिंग सिग्नल के फेज में चेंज हो जाए कितने डिग्री का, 2 पाई या फिर 360 डिग्री का। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने लॉन्ग ट्रांसमिशन में चीजें मेजर की थी तो कहां से किसको रेफरेंस मानता था, रिसीविंग एंड को रेफरेंस मानता था। हर चीज मैं रिसीविंग से मेजर कर रहा था, चाहे मैं एंगल की बात करूं चाहे लेंथ की बात करूं, हर चीज मैं रिसीविंग एंड से क्या कर रहा था, मेजर कर रहा था। ठीक है, अब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आप देखेंगे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे जैसे सिग्नल आपका जो है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ट्रेवल करता जाएगा, ड्यू टू द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटी इफेक्ट, उसका फेज क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। साइनोसॉइडल सिग्नल आप भेजते हैं, एसी ट्रांसमिशन पड़ रहा साइनोसॉइडल सिग्नल है, और जैसे जैसे साइनोसॉइडल सिग्नल आपका जो है आपका प्रोपोगेट करता जाएगा, आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसके फेज में चेंज आता जाएगा। और ये फेज में चेंज किसकी वजह से होगा, दैट इज नथिंग बट ड्यू टू द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो मैं मान रहा हूं, मैंने फेज कांस्टेंट डिफाइन किया था, जिसको हमने बीटा से रिप्रेजेंट किया था। तो आपको समझाने के लिए, वेवलेंथ को समझाने के लिए मैं बीटा, जो कि फेज कांस्टेंट है, जिसकी डिग्री, जिसकी मैंने यूनिट लगाई थी, वे दैट इज फेज कांस्टेंट को आप डिग्री पर किलोमीटर या फिर आपका जो है रेडियन पर किलोमीटर में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। आप पीछे जाइए और मैंने वहां पर अल्फा, बीटा और गामा डिफाइन किए थे, जहां पे बीटा क्या था, फेज कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए या फिर नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ। अब बार बार मैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन नहीं लिखूंगा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की चीजें पढ़ा रहा हूं तो हमेशा जब भी ट्रांसमिशन लिखूं तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन अंडरस्टूड है। कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ in the ट्रांसमिशन लाइन के लिए वेवलेंथ को हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं।
वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है उसको समझाने के लिए मैं कुछ चीज समझा रहा हूं। लेट अस कंसीडर दैट इज फेज कांस्टेंट दिया है 0.06 डिग्री पर किलोमीटर। दिस इज द फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट, ठीक है। फेज कांस्टेंट जो कि बीटा होता है, ये मैंने मान लिया है आपको, ठीक है। कितना है 0.06 डिग्री पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर लेंथ अगर आपका सिग्नल ट्रांसमिशन लाइन में 1 किलोमीटर लेंथ अगर चलेगा तो उसके फेज में कितने का चेंज आ जाएगा, 0.06 डिग्री का चेंज आ जाएगा, ठीक है। 1 किलोमीटर लेंथ में जब आप सिग्नल ट्रांसमिशन लाइन में ट्रेवल करेगा तो 1 किलोमीटर लेंथ में कितना फेज में चेंज हो जाएगा, 0.06 डिग्री का फेज में चेंज आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए रिसीविंग एंड के फेज एंगल को 0 डिग्री मान के चलते हैं, रेफरेंस उसी को मानते हैं, रिसीविंग एंड को। चलो नाउ आई कैन बी कंसीडर ए ट्रांसमिशन लाइन। This is a transmission line. Now this is the sending end. Now this is a receiving end. रिसीविंग एंड, रिसीविंग एंड पे फेज एंगल कितना मानते हैं बेटा, रिसीविंग एंड को रेफरेंस मानते हैं। रिसीविंग एंड ऑलवेज कंसीडर ए रेफरेंस। रिसीविंग एंड इज ऑलवेज considered as a रेफरेंस। रेफरेंस है तो रिसीविंग इनका फेज एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। रिसीविंग इनका जैसे वीआर एंगल 0 डिग्री मानते हैं तो रिसीविंग का फेज एंगल 0 होगा। अब देखो मैंने ट्रांसमिशन लाइन में फेज कांस्टेंट, क्योंकि आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन रजिस्टर होगा, इंडक्टेंस होगा, कैपेसिटर होगा और कंडक्टेंस। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वजह जैसे जैसे सिग्नल आपका जो है क्या होता जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन में ट्रेवल करता जाएगा, उसके फेज में चेंज आता जाएगा। और फेज में चेंज को मैंने किससे देखा, बीटा से। दैट इज फेज कांस्टेंट, कितना माना है 0.06 डिग्री पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर लेंथ अगर आपके सिग्नल जो है ट्रांसमिशन लाइन में ट्रेवल करेगा तो उसके फेज में 0.06 डिग्री का अंतर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं दिखा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा। वेवलेंथ, वेवलेंथ मैंने डिफाइन की है कि जिस लेंथ के करस्पॉन्डिंग सिग्नल के फेज में 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन का चेंज आ जाएगा, उसी लेंथ को वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है। चलो ध्यान से देखिए, मैं अपने रिसीविंग एंड से 1 किलोमीटर लेंथ पे जब सिग्नल ट्रेवल करेगा तो उसका फेज कितना आ जाएगा, ठीक है। फेज कांस्टेंट 1 किलोमीटर बाद फेज में कितना चेंज आएगा, 0.06। तो 1 किलोमीटर बाद आपका जो सिग्नल है साइनोसॉइड में उसका फेज एंगल कितना हो जाएगा। नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। 1 किलोमीटर बाद मैं डिफाइन कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखते जाइएगा। आफ्टर द 1 किलोमीटर, मान लो ये डिस्टेंस है आपकी 1 किलोमीटर, this distance is nothing but the 1 किलोमीटर, ठीक है। ये बताओ बीटा क्या आपको, बीटा का मालूम है, बीटा कितना दिया 0.06 डिग्री पर किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर बाद कितना फेज एंगल होगा, बीटा को अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करूं, ध्यान से देखिए, बीटा जो कि क्या है डिग्री पर किलोमीटर, और अगर मैं इसको लेंथ से मल्टीप्लाई तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा तो एंगल आ जाएगा, दिस इज द एंगल विल बी देयर। तो अगर आप बीटा, आपको ट्रांसमिशन लाइन का फेज कांस्टेंट मतलब फेज कांस्टेंट को अगर आप लेंथ से मल्टीप्लाई करते हो, लेंथ से लेंथ कट जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, तो आपको उस लेंथ पे आपको फेज एंगल मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे बीटा दिया हुआ 0.06 डिग्री पर किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर बाद दैट इज रेफरेंस में एंगल 0 डिग्री है, 1 किलोमीटर बाद मुझे फेज एंगल देखना है।
तो बीटा को अगर मैं 1 किलोमीटर से मल्टीप्लाई, तो किलोमीटर से किलोमीटर पर कट जाएगा, कितना फेज एंगल आ जाएगा? 1 किलोमीटर जब आपकी जो है सिग्नल या फिर वेव लेंथ आपकी जो है ट्रांसमिशन में ट्रेवल करे, तो फेज एंगल कितना होगा? 0.06 डिग्री विल बी देयर। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि अगर आपको फेज कांस्टेंट मानो, फेज कांस्टेंट को अगर आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको फेज एंगल मिल जाएगा। उस लेंथ के बाद आपका फेज एंगल कितना होगा? ठीक है, तो नाउ या फिर आप देख सकते हैं बीटा जब डिफाइन करते हैं तो पर किलोमीटर लेंथ डिफाइन किया जाता है, और बेटा बीटा क्या है? 0.06 डिग्री पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर लेंथ में अगर आप 1 किलोमीटर लेंथ आपका सिग्नल ट्रेवल करता है तो उसके फेज में कितना चेंज आएगा? 0.06 डिग्री मिल गया। तो 1 किलोमीटर बाद यहां पर एंगल 0 डिग्री है। 1 किलोमीटर बाद मुझे अपने सिग्नल का क्या निकालना है? फेज एंगल निकालना। 1 किलोमीटर बाद मैं अपने सिग्नल के फेज को φ1 से रिप्रेजेंट करूं। ध्यान से देखिए, सिग्नल के फेज एंगल को आप φ1 से रिप्रेजेंट करो, और φ1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? दैट इज आफ्टर 1 किलोमीटर। ध्यान से देखिएगा, आफ्टर 1 किलोमीटर फेज एंगल को मैं φ1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और बेटा फेज एंगल क्या होगा? आपका डिग्री में होगा या फिर रेडियन में होगा। यहां पर मैंने इसको बीटा को डिग्री में माना है तो फेज एंगल भी मेरा डिग्री में आएगा। बीटा को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए लेंथ से। व्हाट इज द बीटा? बीटा मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। बीटा किस में बेटा? डिग्री पर किलोमीटर। लेंथ किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर, तो आपका डिग्री, डिग्री क्या होता है? फेज एंगल की आपकी जो है यूनिट होती है, तो फेज एंगल आ जाएगा। ठीक है, कितना दिया बेटा ट्रांसमिशन लाइन का फेज एंगल? वो बीटा कितना दिया है? 0.06 डिग्री पर किलोमीटर। कितनी लेंथ बाद निकालना है? लो, कितनी लेंथ बाद निकाले? 1 किलोमीटर, तो मल्टीप्लाइड बाई 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर बाद आपका जब सिग्नल 1 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा तो उसका फेज एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 0.06 डिग्री। तो 1 किलोमीटर बाद आपका फेज एंगल हो जाएगा 0.06 डिग्री। ठीक है, अब ये चेंज क्यों हुआ? क्योंकि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस थे, उसकी वजह से फेज में चेंज होगा, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा। आप पीछे के जो है जाके लेक्चर्स देख लीजिएगा। ठीक है, चलो 1 किलोमीटर जब आपका सिग्नल ट्रेवल करेगा तो उसका फेज एंगल हो जाएगा 0.06 डिग्री विल बी। ठीक है, मान लो 10 किलोमीटर लेंथ ट्रेवल करेगा तो फेज एंगल कितना होगा? हेलो, आफ्टर द 10 किलोमीटर, आफ्टर द 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में यहां मान लेता हूं, आफ्टर द 10 किलोमीटर बाद मुझे फेज एंगल निकालना है। बोर्ड पे देखते जाओ, अभी तुम लोग लिखो नहीं। आफ्टर द 10 किलोमीटर बाद मैंने फेज एंगल कितना माना? φ2, φ2 की वैल्यू निकालनी है आफ्टर द 10 किलोमीटर। यहां बोर्ड पे देखो, आफ्टर, अभी हम लोग फार्मूला निकालेंगे। आफ्टर आपको समझा रहा हूं मैं, आफ्टर 10 किलोमीटर बाद फेज एंगल φ2, φ2 की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज आपको आपकी ट्रांसमिशन लाइन का फेज कांस्टेंट मालूम, फेज कांस्टेंट को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो एंगल आ जाएगा। ठीक है, हमेशा अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन का फेज कांस्टेंट मालूम है बीटा, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दी तो आपका फेज एंगल आ जाएगा। दैट इज बीटा मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। 0.06 डिग्री पर किलोमीटर। कितनी लेंथ बाद निकाले? 10 किलोमीटर बाद। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाए, कितना जाएगा? 0.6 डिग्री। तो 10 किलोमीटर बाद आपका जो है, जब सिग्नल 10 किलोमीटर लेंथ चल जाएगा तो उसका फेज कितना हो जाएगा? यहां पर 0 डिग्री था, 10 किलोमीटर बाद इतना चेंज आ जाएगा, इतना चेंज हो जाएगा, 0 था इतना चेंज आ जाएगा। तो दैट इज फाइनल, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, दैट इज 0.06। तो बेटा इनिशियल एंगल कितना है? 0 डिग्री, तो फाइनल एंगल आपके पास आ जाएगा 0.06। दिस इज 0.6 डिग्री। हेलो, ये चेंज बता रहा है, इतना चेंज होगा। तो 10 किलोमीटर जब आपका सिग्नल ट्रेवल करेगा तो फेज एंगल में कितना चेंज होगा? 0.6। और चेंज क्या होता है? फाइनल फेज एंगल माइनस इनिशियल फेज एंगल, दैट इज 0.6। इनिशियली रिसीविंग एंड पे कितना फेज एंगल था? रिसीविंग एंड फेज एंगल 0 डिग्री था। तो दिस इज आपका 10 किलोमीटर बाद फेज एंगल कितना होगा? 0.06 डिग्री विल बी। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। क्लियर है ब्रजेश कुमार? दिस इज 0.6 डिग्री। ठीक है, चलो 100 किलोमीटर जब आपका सिग्नल ट्रेवल कर लेगा, हेलो, आफ्टर द 100 किलोमीटर, ध्यान से देखते जाइए, 100 किलोमीटर बाद जब सिग्नल मेरा 100 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा तब मुझे देखना है कि आपके सिग्नल का फेज एंगल कितना होगा। मान लिया φ3 है,
हेलो फाई 3 आफ्टर आफ्टर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर बाद फेज एंगल कितना है फाई 3 कैसे निकालेंगे फेज कांस्टेंट को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एंगल आ जाएगा हेलो फेज कांस्टेंट कितना 0.06 डिग्री पर किलोमीटर लेंथ कितना है 100 किलोमीटर बाद 100 किलोमीटर बाद फेज में कितना चेंज हो जाएगा 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 डिग्री दिस इज फाई 3 हेलो ये चेंज आया चेंज क्या होता है फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल दैट इज 6 डिग्री तो बेटा 100 किलोमीटर बाद फेज एंगल कितना होगा इनिशियल रिसीविंग एंड पे 0 था तो 100 किलोमीटर बाद 6 डिग्री चेंज आएगा तो इस पॉइंट का फेज एंगल हो जाएगा दैट इज जी दिस इज 6 डिग्री 6 डिग्री 1000 किलोमीटर जब आपका सिग्नल ट्रेवल कर लेगा हेलो आफ्टर द 1000 किलोमीटर बाद ध्यान से देखिएगा आफ्टर द 1000 किलोमीटर बाद 1000 किलोमीटर बाद फेज एंगल मुझे देखना आफ्टर लिखिए नहीं आफ्टर 1000 किलोमीटर बाद मैं फेज एंगल मान रहा हूं 54 वैल्यू कैसे निकालेंगे देख लीजिए नहीं तो याद करते रहेंगे ये कोई बताता नहीं तुम्हें कोई मालूम चले कि तुम अगल बगल कहीं देख लो ये सब कोई बताएगा नहीं ये सब फार्मूले जो मैं तुमको बता रहा हूं क्वेश्चन आता है ट्रांसमिशन लाइन के फेज कांस्टेंट को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए ठीक है नाउ फेज कांस्टेंट कितना है 0.06 डिग्री पर किलोमीटर कितने किलोमीटर बाद निकाल रहे हैं 1000 किलोमीटर कितना आएगा बेटा 60 डिग्री आएगा तो जब आपके सिग्नल ट्रांसमिशन लाइन में 1000 किलोमीटर चल जाएगा तब आपका सिग्नल के फेज में 60 डिग्री का चेंज होगा इनिशियल एंगल 0 डिग्री है फाइनली 54 है 54 माइनस 0 दैट इज 60 डिग्री तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है इस पॉइंट का फेज एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री जब सिग्नल 6000 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा उसके बाद फेज एंगल देख रहे हैं आफ्टर द 6000 किलोमीटर बाद फेज एंगल देख रहे हैं मैं मान रहा हूं फेज एंगल है मेरा 5 यहां देखो बोर्ड पे अब आ गया रिजल्ट आफ्टर 6000 किलोमीटर फेज एंगल है 5 दैट इज फेज कांस्टेंट को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे 0.06 डिग्री पर किलोमीटर इनटू कितने किलोमीटर बाद फेज एंगल देखना है 6000 किलोमीटर 6000 किलोमीटर बाद फेज एंगल निकालेंगे तो लगभग आ जाएगा 360 डिग्री तो 6000 किलोमीटर बाद आपके सिग्नल का जो फेज एंगल है वो कितना हो जाएगा 360 डिग्री हेलो 360 डिग्री बोलिए या फिर इसको क्या बोल सकते हैं 2 पाई ध्यान देखिए 360 डिग्री या फिर 2 पाई तो मैंने अभी आपको डेफिनेशन लिखाई थी हेलो डेफिनेशन लिखाई थी कि जितनी लेंथ के बाद 6000 किलोमीटर के बाद जब आपका सिग्नल आपकी ट्रांसमिशन लाइन में 6000 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तब उसके फेज में कितना चेंज आ जाएगा 360 डिग्री या फिर 2 पाई तो जिस लेंथ के करस्पॉन्डिंग आपके सिग्नल में 2 पाई या फिर 360 डिग्री का चेंज होगा वही लेंथ आपकी क्या कहलाती है वेवलेंथ तो 6000 किलोमीटर लेंथ के करस्पॉन्डिंग आपके सिग्नल में फेज चेंज कितना मिल रहा है 360 डिग्री या फिर 2 पाई तो ये 6000 किलोमीटर ही क्या कहलाएगी वेवलेंथ जिसको हम किससे एक्सप्लेन करेंगे लैम्डा से तो इस एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा कि जब आपका सिग्नल आपकी ट्रांसमिशन लाइन में 6000 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा तब सिग्नल के फेज एंगल में कितना चेंज आ जाएगा 2 पाई या फिर 360 डिग्री का तो जिस लेंथ के करस्पॉन्डिंग आपके सिग्नल के फेज में 2 पाई या फिर 360 डिग्री का चेंज आ जाएगा वही लेंथ आपकी वेवलेंथ कहलाएगी तो दिस इज नथिंग बट द 6000 किलोमीटर एग्जांपल में क्या है वेवलेंथ इसको बनाइए जनरल फार्मूला निकालते हैं अच्छा ये बताओ हेलो यहां सुनो 100 किलोमीटर के करस्पॉन्डिंग फेज एंगल क्या था हेलो 1 किलोमीटर के करस्पॉन्डिंग अगर फेज एंगल निकालूंगा तो क्या था बीटा मल्टीप्लाइड बाई लेंथ 10 किलोमीटर के करस्पॉन्डिंग क्या था बीटा मल्टीप्लाइड बाई 10 100 किलोमीटर के करस्पॉन्डिंग फेज एंगल कितना था बीटा मल्टीप्लाइड बाई 100 1000 के किलोमीटर बीटा इंटू 1000 6000 किलोमीटर के करस्पॉन्डिंग फेज एंगल कितना था बीटा इंटू 6000 तो अगर मैं
रिसीविंग एंड से x किलोमीटर डिस्टेंस पे फेज एंगल को फाई मानना हो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई, बीटा मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, बीटा इनटू x। किसी भी डिस्टेंस x पे रिसीविंग एंड से x किलोमीटर डिस्टेंस पे अगर आपको फेज एंगल निकालना है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x डिस्टेंस पे फेज एंगल का फॉर्मूला फाई इक्वल टू कितना होगा, बीटा इनटू x, बीटा इनटू x। किसी भी डिस्टेंस रिसीविंग एंड से किसी भी डिस्टेंस x पे आपके सिग्नल का जो फेज एंगल होगा वो कितना होगा, बीटा इंटू एक्स। लेंथ को अगर मैं अपने फेज कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, दैट इज द फेज एंगल आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए इस फॉर्मूला, नोट करिए, मैं लिख रहा हूं उसके बाद। तो इस फार्मूले से आपको क्लियर हो गई होगी कि वेवलेंथ क्या है। नोट करें बेटा, फिगर को बनाएं, फिर उसके बाद मैं नीचे भी दिखा रहा हूं। पहले आप लोग फिगर बनाएं, पहले ये वाला फिगर बनाएं और लेमडा जरूर दिखेगा। लेमडा इज नोन एज ए वेवलेंथ। मुझे इस लेमडा की वैल्यू निकालनी है, जनरल फार्मूला निकालने जा रहा हूं। बीटा की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, बीटा बेटा मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं, तो डिपेंड करता है कि आपके आर एल सी, एल और सी की वैल्यू कितनी है, उस हिसाब से। फिगर बना लियो तो मुझे बता दीजिए, अब मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर रहा हूं चीजें। बना लिया फिगर? अब जरा ध्यान सुनिए, वेवलेंथ जरा कुछ देखे, जब लेंथ की वैल्यू, हेलो हेलो, जब लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6000 किलोमीटर, तब फेज एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई या फिर 360 डिग्री, 2 पाई या फिर 360 डिग्री। तो अब देखिए एग्जांपल में वेवलेंथ कितनी, 6000 किलोमीटर। अगर लेंथ की वैल्यू में 6000 किलोमीटर, इस 6000 किलोमीटर के करस्पॉन्डिंग जब मैं फेज एंगल निकालूंगा तो कितना आएगा, 2 पाई या फिर 360 डिग्री। और ये 6000 किलोमीटर क्या वेवलेंथ, तो जब मैं अपनी लेंथ की वैल्यू कितनी लूंगा, लेमडा लूंगा। जब मेरी लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, लेमडा, तब उसके करस्पॉन्डिंग फेज एंगल कितना होगा, हमेशा 2 पाई या फिर 360 डिग्री। अगर आपने लेंथ की वैल्यू कितनी ली है, लेमडा, वेव लेंथ वो लेंथ है, वेव लेंथ वो लेंथ है जिस लेंथ के करस्पॉन्डिंग जब आप फेज एंगल निकालेंगे तो फेज एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई। तो कभी भी पूछा जाए कि जब आपकी जो लेंथ है वो वेवलेंथ के बराबर, जब मेरी जो लेंथ होगी, लाइन की लेंथ मेरी वेवलेंथ के बराबर होगी, तब मेरा फेज एंगल कितना होगा, 2 पाई या फिर 360 डिग्री। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूं अब, चलिए इसको भी लिख लीजिए, जो नीचे मैंने लिखे हुए हैं कैसे निकाला है मैंने फेज एंगल, इसको भी लिखिए। जब मेरी लेंथ आपकी वेव लेंथ के बराबर 6000 किलोमीटर, यही वेव लेंथ है, जब मैं लेंथ की वैल्यू कितनी रखूंगा, 6000 किलोमीटर, जब लेंथ आपकी लेमडा होगी तब फेज की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई या फिर 360 डिग्री।
हो गया इरफान, हो गया? चलिए आइए, यहां मैं लिख रहा हूं, अब यहां से ड्राइव करने वाला फार्मूला, ठीक है? तो वेवलेंथ आपको क्लियर समझ में आ गई, डिफिनीशन फिर से लिख रहा हूं जिस समय wavelength is the length, wavelength is the length corresponding, लिखते चले बेटा, corresponding to which the phase, corresponding to which the phase of signal or wave will change 2 पाई और 360 डिग्री, ठीक है? अच्छा ये बताओ, अगर मेरी लेंथ x, मैं रिसीविंग एंड से x किलोमीटर डिस्टेंस पे अगर अपने फेज को निकालना चाहूं तो व्हाट द वैल्यू ऑफ फेज, कितनी डिस्टेंस पे निकालना, x डिस्टेंस पे। तो अगर मैं बीटा को x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा x डिस्टेंस में फेज आ जाएगा। तो जनरल फार्मूला निकाल रहे हैं, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ द फेज एंगल। ट्रांसमिशन लाइन में आप किसी भी लेंथ x पे अगर फेज एंगल निकालना चाहते हो तो जनरल फार्मूला क्या होगा, दैट इज, अगर आप अपने फेज कांस्टेंट को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितनी लेंथ पे निकालूं, x लेंथ पे, x लेंथ पे जो फेज एंगल होगा दैट इज नथिंग बट द फाई। तो फाई इज इक्वल टू फेज एंगल किसी भी डिस्टेंस x पे रिसीविंग एंड से, ये जो डिस्टेंस मैंने मानी है वो कहां से मानी है, रिसीविंग एंड से। लॉन्ग ट्रांसमिशन में हर एक लेंथ, तो अगर मैं रिसीविंग एंड से x डिस्टेंस पे फेज एंगल निकालूंगा तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, बीटा। लेंथ को आप अपने फेज कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते तो आपका फेज एंगल आ जाएगा, ठीक है? अब जरा ध्यान, ये आपका जनरल फार्मूला है, दिस इज द जनरल फार्मूला। अब देखो जरा ध्यान से देखो, वेवलेंथ में निकालने जा रहा हूं, दिस इज द जनरल फार्मूला, दिस इज द फार्मूला ऑफ फेज एंगल ऑफ द सिग्नल और वेव at a distance x from the receiving end, ठीक है? अब आपको मालूम है, हेलो, जब आपकी लेंथ लेमडा होगी तब फेज एंगल कितना हो जाएगा, हेलो? वेवलेंथ वो लेंथ होती है जिस लेंथ के करस्पॉन्डिंग फेज की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई। अगर मैं यहाँ पर लेंथ की जगह लेमडा रख दूंगा तो मेरा फेज एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई। अभी मैंने दिखाया है, हेलो, जब मेरी लेंथ, हेलो, जब मेरी लेंथ जो है कितनी हो जाएगी, लेमडा, तब फेज एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई या फिर 360 डिग्री। तो मैं लिख रहा हूं व्हेन, यहां लिख रहा हूं व्हेन लेंथ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेमडा, तब मेरा फेज एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा ना। या फिर अगर मैं लेमडा लेंथ, हेलो, लेंथ की जगह मैं लेमडा रखूंगा और उसको फेज कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फेज एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई। या फिर x की वैल्यू अगर आप यहाँ लेमडा रखेंगे तो फेज एंगल कितना आएगा, 2 पाई। तो यहाँ रख देना, जब x की वैल्यू कितनी होगी, लेमडा, तब मेरा फेज एंगल कितना होगा, 2 पाई। यहां से मैं अपनी वेवलेंथ को निकाल दूंगा, वेवलेंथ, हेलो, वेवलेंथ वो लेंथ है जिस लेंथ के करस्पॉन्डिंग फेज एंगल कितना होता है, 2 पाई होता है। इसी लेंथ को निकालना है, तो बस पुट करो, हेलो, जब मैं x की जगह कितना रख दूंगा, लेमडा, तो मेरा फेज एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई। यहां से आप अपनी वेवलेंथ का फार्मूला निकाल सकते हैं, 2 पाई डिवाइडेड बाई बीटा। दिस इज द फार्मूला ऑफ वेवलेंथ, दिस इज द फार्मूला ऑफ वेवलेंथ इन द ट्रांसमिशन लाइन, दिस इज। अच्छा, वेवलेंथ किसमें होगी बेटा, हेलो, वेवलेंथ किसमें होगी, किसमें होगी, हेलो, ये किसमें होगा, रेडियन पर किलोमीटर, और ये रेडियन से कट जाएगा, ये किसमें आएगा, किलोमीटर। लेंथ है, लेंथ, ये किलोमीटर में होगी या फिर मीटर, जनरली ट्रांसमिशन लाइन में किलोमीटर में होगी, ठीक है? तो दिस इज द फार्मूला
of wavelength in the ट्रांसमिशन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जब सिग्नल आपका ट्रेवल करेगा तो वेवलेंथ का फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू होगा 2 पाई डिवाइडेड बाय बीटा, ट्रांसमिशन लाइन। और यूनिट क्या होगी बेटा इसकी, वेवलेंथ की यूनिट होगी किलोमीटर में या फिर मीटर में, जनरली किलोमीटर में होगी। अच्छा, अगर आपको जो है जब आपका ट्रांसमिशन लाइन में सिग्नल ट्रेवल करता है तो किस वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, उस वेलोसिटी को निकालना हो, आपको वेवलेंथ मालूम है, ट्रांसमिशन लाइन में सिग्नल की वेवलेंथ मालूम, वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वेलोसिटी आ जाती है। आपने पढ़ा होगा ये 12th में, वेवलेंथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रीक्वेंसी से तो वेलोसिटी आ जाती है। तो बेटा सिग्नल की वेवलेंथ आपको मालूम है, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दे तो जिस वेलोसिटी से सिग्नल ट्रांसमिशन लाइन में ट्रेवल करेगा वो वेलोसिटी आ जाएगी, उसको बोलेंगे दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपोगेशन इन द ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में जनरल फार्मूला निकाल रहा हूं, ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के सारे फार्मूले हैं। दीज ऑल फार्मूला बिलोंग फॉर द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। हो गया, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालें, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपोगेशन in the transmission line। अभी मैंने आपका ट्रांसमिशन स्टार्ट नहीं किया है, मतलब पावर सिस्टम स्टार्ट नहीं है अभी, कम से कम 20 से 25 लेक्चर में पढ़ाऊंगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने, तो उसके बाद आपको चीजें और अच्छे समझ में आएंगी। मतलब जो ट्रांसमिशन या फिर जो है पावर सिस्टम लोग स्टार्ट करते हैं ना इलाहाबाद में, वो लेक्चर 20 से 25 दिन बाद अभी आएंगे। कंडक्टर क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यू कैन बी अंडरस्टैंड कि हाँ क्या पढ़ रहे हैं, और यू कैन बी फील दैट सब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपोगेशन इन ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में जब कोई वेव या फिर कोई सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो किस वेलोसिटी से ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिशन लाइन में जब सिग्नल चलेगा, कोई भी सिग्नल जब ट्रेवल करेगा तो उसकी वेवलेंथ मालूम है, वेवलेंथ को सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। तो लिख रहे बेटा वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपोगेशन, वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपोगेशन, जब आपका सिग्नल जिस वेलोसिटी से प्रोपोगेट करता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं वीपी। वीपी क्या होता है बेटा, वेलोसिटी निकालना किसकी, वेव की। जो वेव सिग्नल या फिर जो सिग्नल ट्रांसमिशन लाइन में चल रहा है उसकी वेलोसिटी को हम वीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपोगेशन। एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को आप वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेवलेंथ multiplied by frequency is nothing but the velocity। ठीक है, चलो नाउ अभी आपने निकाला है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में सिग्नल जो ट्रेवल करता है, उसकी जो सिग्नल ट्रेवल करता है, बिल्कुल ये सब एग्जामिनेशन में आता है। आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन आया है व्हाट इज द वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाई बीटा, दिस इज द फार्मूला फॉर द योर वेवलेंथ। एंड किस वेलोसिटी से ट्रेवल करता है वो भी आपका निकाल रहा हूं। जितना मैं पढ़ा रहा हूं हर चीज एग्जामिनेशन में आई है, लेकिन बच्चे इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए बहुत कायदे से पढ़िए। वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपोगेशन Vp इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ क्या है, लॉन्ग ट्रांसमिशन जब सिग्नल ट्रेवल करता है तो उसकी वेवलेंथ का फार्मूला भी निकाला है 2 पाई डिवाइडेड बाय बीटा। ठीक है, नाउ दिस इज Vp, वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपोगेशन 2 पाई f इनटू बीटा। और बेटा 2 पाई इंटू एफ को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज ओमेगा, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। तो दैट इज Vp इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय बीटा।
एंड दिस इज यूनिट क्या होगी वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड, या फिर मीटर की जगह आप किलोमीटर पर सेकेंड भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी प्रोपोगेशन। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जब आपका सिग्नल ट्रेवल करता है या फिर प्रोपोगेट करता है तो व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपोगेशन इज ओमेगा डिवाइडेड बाय बीटा। अब मैंने 3 कांस्टेंट डिफाइन किए थे आपके, तीन से 4 दिन बाद हम स्टार्ट करेंगे कि पावर फ्लो कैसे होती है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ये सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ट्रांसमिशन लाइन का पोर्शन यही खत्म हो जाएगा, 2 से 3 दिन में ट्रांसमिशन लाइन विल बी ओवर। वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपगेशन फार्मूला है ओमेगा डिवाइडेड बाय बीटा। ओमेगा जहां की एंगुलर वेलोसिटी है, वेयर ओमेगा इज नथिंग बट इक्वल टू 2 पाई एफ। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वेव, जो भी वेव है उसकी एंगुलर वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी क्या है, दिस इज द frequency of wave, frequency of wave signal, ठीक है। चलो उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने आपको एक गामा डिफाइन किया था, एक कांस्टेंट डिफाइन किया था गामा, इसका नाम था दैट इज कॉल्ड प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा, अंडर रूट ऑफ y इंटू जेड। ये मैंने डिफाइन किया था जब डेरिवेशन कराया था, पीछे चेक कर लीजिएगा। गामा इज कॉल्ड प्रोपोगेशन कांस्टेंट that is nothing but equal to under root of y into z, where y क्या है बेटा, ये पर यूनिट शंट एडमिटेंस है, पर यूनिट, where y is nothing but the per unit shunt admittance ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जिसकी वैल्यू कितनी थी बेटा, हेलो, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू अंडर, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू g प्लस जे ओमेगा सी, इतना मोह पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और z क्या है बेटा, अच्छा यहां पर g आपकी पर यूनिट लेंथ कंडक्टेंस है, और बेटा c क्या है, पर यूनिट लेंथ कैपेसिटेंस। यहां लिख देता हूं, दिस इज पर यूनिट लेंथ कंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। यूनिट क्या होगा बेटा, मोह पर किलोमीटर, और सी क्या है बेटा, सी इज नथिंग बट द पर यूनिट लेंथ कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। यूनिट क्या होगा बेटा, फैरेड पर किलोमीटर। जेड क्या है बेटा, दिस इज पर यूनिट सीरीज impedance of transmission line, that is nothing but the R plus
जे ओमेगा एल। यूनिट क्या होगा बेटा? ओम पर किलोमीटर। आर क्या है बेटा? दिस इज द पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। यूनिट होगी ओम पर किलोमीटर एंड दिस इज नथिंग बट द एल। क्या है बेटा यहां पर? एल पर यूनिट लेंथ इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ये होगा हेनरी पर किलोमीटर। ना इसको जब हम लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y क्या है? पर यूनिट शंट एडमिटेंस। दिस इज G प्लस जे ओमेगा सी और Z क्या है? पर यूनिट इंपीडेंस। दिस इज R प्लस जे ओमेगा एल। आपको मैंने बताया था कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप कोई भी रूट लेंगे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पूरा पूरा प्रोपोगेशन कांस्टेंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। हेलो, प्रोपोगेशन कांस्टेंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जिसको हम लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट होते हैं, रियल पार्ट को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है जिसका रियल पार्ट अल्फा है और बेटा इमेजिनरी पार्ट को बीटा से। अल्फा क्या होता है बेटा? अल्फा रिप्रेजेंट करता है किसको? एटेन्युएशन कांस्टेंट। अल्फा किसको रिप्रेजेंट करता है? एटेन्युएशन कांस्टेंट। जब कोई सिग्नल आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन में ट्रेवल करेगा तो आर और जी की वजह से उसका मैग्नीट्यूड में कमी आ जाएगी, उस कमी को अल्फा बताएगा, और एल और सी की वजह से फेज में चेंज होगा जिसको बीटा। तो जब कोई भी सिग्नल आपका ट्रांसमिशन लाइन में ट्रेवल करेगा तो उसके मैग्नीट्यूड और फेज में चेंज आएगा, ठीक है? मैग्नीट्यूड फेज में चेंज आएगा, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा एंड बीटा। और यही चीज आपकी वेव में चेंज होगा, मैग्नीट्यूड और फेज में चेंज आएगा प्रोपोगेट करते समय, इसलिए दैट इज गिव द इंफॉर्मेशन। इन दोनों के बारे में कौन इंफॉर्मेशन देता है? अल्फा किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? मैग्नीट्यूड में कितने की कमी आएगी। बीटा किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? फेज में। तो बेटा कोई भी सिग्नल जब आपका प्रोपोगेट करेगा तो उसके मैग्नीट्यूड और फेज दोनों में चेंज आएगा। इन दोनों के बारे में कंबाइंड इंफॉर्मेशन कौन देगा? गामा। तो कोई सिग्नल जब प्रोपोगेट हो रहा है तो उसमें क्या क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड और फेज दोनों की इंफॉर्मेशन में गामा इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए इस गामा को बोल देते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। इस सिग्नल के चलते समय सिग्नल में क्या क्या चेंज है, जितना भी चेंज है, that all the change given by a single constant, और इस सिंगल कांस्टेंट के अंदर दो इंफॉर्मेशन होगी, मैग्नीट्यूड और फेज में कितना कितना चेंज आएगा। इसलिए इस कांस्टेंट को प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोलते हैं कि सिग्नल के चलते समय सिग्नल में क्या क्या चेंज होगा। सिग्नल में दो चीज में चेंज होगा, दैट इज उसके मैग्नीट्यूड और फेज में, दोनों के बारे में आपका ये इंफॉर्मेशन देता है, इसीलिए इसको प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से। अल्फा इज कॉल्ड attenuation constant. This is called alpha is called attenuation constant, and beta is called phase constant. phase constant. जब भी कोई सिग्नल ट्रेवल होगा तो दो ही में चेंज आएगा, एक तो मैग्नीट्यूड फेज, दोनों के बारे में ये आपका सिग्नल, ये सिंगल कांस्टेंट ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। प्रोपोगेशन वाली प्रोपोगेशन करते समय दो ही में चेंज आएगा, दोनों के बारे में यही एक सिंगल कांस्टेंट इंफॉर्मेशन दे, इसलिए इसका नाम होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ठीक है, मेरे ख्याल से ईडीसी एनालॉग की क्लास है तो कल मैं इन तीनों के बारे में एक बार आपको लिखा दूंगा, और फिर उसके बाद हम लोग लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पढ़ेंगे। लॉसलेस अभी तक जो हम पढ़ रहे थे सारे के सारे जो भी चीजें मैंने ड्राइव की है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आप देखेंगे आर और जी में लॉस होता है, अगर आर और जी को हटा देंगे तो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन बन जाएगी, तो उसके बारे में रिजल्ट हम लोग को देखना होगा। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं, कल थोड़ा सा मैं टाइम से स्टार्ट करूंगा जिससे कि जो है मैं कम से कम 2 घंटे तो आपको ट्रांसमिशन पढ़ा पाऊं।
ठीक है, तो अभी भी जिसने नहीं पढ़ा हो पढ़ लीजिएगा, फिर मत बोलिएगा कि नहीं समझ में आया, क्योंकि जो भी चीजें मैं बताऊं सारी रिलेटेड है। बिल्कुल मशीन चलेगा, 7 बजे मशीन पढ़ाऊंगा। जैसे ही आपकी ईटीसी की क्लास खत्म होगी, आफ्टर द 5 मिनट ब्रेक आई कैन बी स्टार्टेड योर मशीन क्लास। लिख लिया? यहां पर जो L है वो पर यूनिट लेंथ, C पर यूनिट लेंथ, R पर यूनिट लेंथ, G पर यूनिट लेंथ। हेडिंग डाल लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग अटेन्युएशन। अटेन्युएशन कांस्टेंट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है और ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? ठीक है बेटा, मैंने अपलोड कर दिए लेक्चर, नहीं दिखा तो देख लो जाकर। कल से कम 2 घंटे ट्रांसमिशन लूंगा मैं, प्रॉपरली ज्वाइन करें क्लास। ठीक है, मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूं, आपकी ईटीसी की क्लास आफ्टर द 5 मिनट विल बी स्टार्टेड। चलिए, थैंक यू वेरी मच।